नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम साल 2024 की एक महत्वपूर्ण जजमेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए। यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, जिसे आप लोग कहते हैं कि हम सेल डीड या बैनामा को रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं, तो इससे संबंधित एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जजमेंट पास की गई है, जहां पर यह चीज निर्धारित की गई है कि अगर एक व्यक्ति अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने जा रहा है या फिर अगर एक व्यक्ति खुद को संपत्ति का पूर्णतः मालिक बनाना चाहता है, तो रजिस्ट्री करवाते समय क्या क्या चीजें वहां पर ध्यान देनी अनिवार्य होंगी। इसके अलावा एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट अपडेट भी यहां पर इस जजमेंट में निकल कर आई है, जो आप सभी लोगों को पता होनी बेहद ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि जब आपको कुछ चीजें किसी सिचुएशन में फंसने के बाद पता लगती है, तो उसके बाद उस समय आप लोगों के लिए कोई भी समाधान वहां पर नहीं रह जाता। तो इसीलिए सबसे बेहतर रहता है कि किन्हीं चीजों को समय रहते ही बदलाव कर लिया जाए। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सीधा जजमेंट के ऊपर ना बढ़ते हुए शुरू में कुछ बेसिक चीजें आपको क्लियर कर दूं। अब ये कहने को तो बेसिक चीजें हैं, पर अगर एक व्यक्ति संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने जा रहा है, तो उसको इन सभी चीजों का ध्यान देना अनिवार्य है। अब सबसे पहले बात आती है एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल डीड के बारे में। देखिएगा दोस्तों, अगर आप खुद को संपत्ति का पूर्णतः यानी कि प्रॉपर तरीके से मालिक बनाना चाहते हैं, तो आपको सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाता है। अब कई बार ऐसा देखने को मिलता है जब लोगों को पूरी तरीके से कानूनी जानकारी नहीं होती और वो केवल एग्रीमेंट टू सेल को अपने पास रखकर उस एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर्ड करवा लेने से खुद को संपत्ति का मालिक मानने लग जाते हैं। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल केवल एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर उस संपत्ति को खरीदने के लिए जितने भी टर्म्स कंडीशन है वो लिखी जाती है। पर एग्रीमेंट टू सेल से आप कभी भी संपत्ति के मालिक नहीं बनते, क्योंकि अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54, इवन दो साल 2011 में जो बड़ी जजमेंट आई थी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाली, इसके अलावा भी साल 2023 में अनेकों जजमेंट आई, जहां पर हर जगह यही चीज क्लियर की गई कि एग्रीमेंट टू सेल से कोई भी संपत्ति का मालिक नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, वो एग्रीमेंट टू सेल के बनाने के 3 सालों के भीतर सामने वाली पार्टी से कहकर अपने नाम पर सेल डीड से रजिस्ट्री करवा लेनी है। जब यह सेल डीड आपके नाम रजिस्टर्ड हो जाएगी, उसी दिन से आपको संपत्ति का मालिक माना जाएगा। अब बहुत से लोगों की कंफ्यूजन होती है कि सर, क्या सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है? देखिए, इस चीज को जानने के लिए आपको सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट देखना होगा, जहां पर हर उस दस्तावेज के बारे में बात की गई है जिसको रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी होता है। उन्हीं में साफ लिखा है कि अगर आप किसी संपत्ति में अपने अधिकार ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिस संपत्ति की वैल्यू 100 रुपए से अधिक हो रही है, ऐसी स्थिति में उस संपत्ति की रजिस्ट्री करवानी अनिवार्य हो जाती है। यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा हमारा एक इंडियन स्टैंप एक्ट भी है, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर आप किसी दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, तो वहां पर आपको कुछ स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है। अब यह स्टैंप ड्यूटी आपको कितनी देनी होगी, कितना टैक्स देना होगा, यह डिपेंड करता है कि आप किस राज्य से निर्धारित है। दिल्ली में अलग है, हरियाणा में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है। इस प्रकार से हर राज्य में जो स्टैंप ड्यूटी चार्ज की जाती है वो अलग होती है। पर यह ध्यान दें कि अगर आप संपत्ति खरीदते वक्त उस सेल डीड को रजिस्टर्ड नहीं करा रहे, स्टैंप ड्यूटी नहीं दे रहे, तो ऐसी स्थिति में आप संपत्ति के मालिक नहीं माने जाएंगे
और फ्यूचर में जब कभी भी कोई वाद विवाद खड़ा होगा तो ऐसी स्थिति में जो संपत्ति का खुद को मालिक बता रहा होता है, कोर्ट में जाने के बाद उसको काफी परेशानियां उठानी पड़ती। अब ये एक बेसिक चीज मैंने यहां पर आपको क्लियर करी जो बहुत से लोगों को यहां पर जागरूक करेगी। अब कई बार लोगों को यह पता होता ही नहीं कि अगर वो संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो कौन कौन से दस्तावेज उनको देखने अनिवार्य है। देखिए, कुछ बेसिक दस्तावेज हैं जो 110% आपको लेने ही चाहिए। जैसे कि जिससे आप संपत्ति खरीद रहे हैं उससे एक एनक्यूब्रेंस सर्टिफिकेट जरूर लें। एनक्यूब्रेंस सर्टिफिकेट का मतलब कि वो संपत्ति किसी भी वाद विवाद में नहीं फंसी है, उस संपत्ति पर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो संपत्ति पर कोई लोन बकाया नहीं है, वो संपत्ति किसी को गिरवी नहीं रखी गई। ये सारी चीज वहां पर निर्धारित करके जो संपत्ति का विक्रेता यानी जो संपत्ति बेच रहा होता है वो ये सर्टिफिकेट खरीदार को दे देता है। इसके अलावा भी एग्रीमेंट टू सेल बनाना अनिवार्य है, पर एग्रीमेंट टू सेल के बाद सेल डीड होनी भी अनिवार्य है। इसके अलावा एक ड्यू क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले, अगर वो प्रॉपर्टी कभी फाइनेंस पर ली गई थी, लोन के थ्रू ली गई थी, तो उस बैंक की एनओसी की डिमांड करें। ये कुछ बेसिक दस्तावेज है जो यहां पर होने बेहद ज्यादा अनिवार्य है। अब एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ये कब ध्यान आएंगे आपको? जब आप संपत्ति खरीदने जा रहे हो या आप संपत्ति खरीद चुके हो, तो इन दस्तावेजों को ध्यान दीजिएगा। क्या ये सभी दस्तावेज आपने उस समय ध्यान दिए थे? क्योंकि यहीं से निर्धारित हो जाएगा कि जो संपत्ति आप खरीद रहे हैं क्या वो बिल्कुल ठीक संपत्ति है या उस पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो वहां पर डिमांड की जाती है प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए, वो जो संपत्ति के खरीदार है और विक्रेता है उनके पासपोर्ट साइज फोटो की डिमांड की जाती है। उसके बाद उन दोनों पार्टियों के आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, अगर कोई राशन कार्ड है, कोई पैन कार्ड है, क्योंकि ये दस्तावेज दिखाने अनिवार्य है। और आज की जो हमारी जजमेंट है वो भी आइडेंटिटी प्रूफ के ऊपर ही निर्धारित है, जो मैं अब आगे क्लियर करूंगा, साल 2024 की जजमेंट। इसके बाद जो लेटेस्ट रजिस्टर्ड कार्ड कॉपी है, यानी कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं अगर उसका कोई प्रॉपर्टी कार्ड है जिनसे उन्होंने खरीदी है उसके रजिस्ट्री के कागज है, वो यहां पर दिखाने अनिवार्य हो जाते हैं। इसके बाद अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू वो खरीदी गई थी तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी आप उनसे जरूर लें, क्योंकि अगर कोई आगे वाद विवाद होगा तो पावर ऑफ अटॉर्नी वहां पर आपके काम आएगी ये दिखाने को कि जो आपका संपत्ति का विक्रेता था उसने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से ये संपत्ति खरीदी थी। इसके बाद जो अगला कागज आता है वो होता है कि जो प्रॉपर्टी की रजिस्टर्ड कार्ड कॉपी होती है वो भी यहां पर जरूर ले। अगर वो म्युनिसिपल के एरिया के अंदर आती है तो जो म्युनिसिपल का टैक्स पे किया जा रहा है उनकी रसीदें जरूर ले ले। अगर कोई लोन वगैरह बकाया था, कोई एनओसी थी, अदर किसी प्रकार का कोई इश्यू वहां पर हो रखा था तो उसकी एनओसी भी जरूर ले। इसके बाद जितनी भी सेल डीड है, मतलब जितनी भी पुरानी चेन आपको मिल जाएगी उतनी अच्छी है, और सभी की सेल डीड की कॉपी आप अपने पास जरूर रखें। इसके बाद अगर वहां पर कोई बिल्डर की प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन वगैरह जिसमें चलती है, तो उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट हो चुकी है इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट की डिमांड जरूर करें। और लास्ट में जो रजिस्ट्रेशन दी जा रही है या स्टैंप ड्यूटी दी जा रही है उसकी वहां पर रिसिप्ट जरूर लें। ये सारा दस्तावेज बेहद ज्यादा अनिवार्य हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी दस्तावेज इस चीज का एविडेंस है कि हाँ आपने वैलिड तरीके से ही इस प्रॉपर्टी को खरीदा है। इसीलिए कहा जाता है कि ये सभी दस्तावेज वहां पर लेने अनिवार्य है। इसके बाद ड्यू क्लियरेंस और एनक्यूब्रेंस सर्टिफिकेट भी वहां पर आप जरूर लें। ये मैं जो आपको अभी स्टार्टिंग में बता चुका था। ना दोस्तों, एक बेसिक जानकारी मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दी ताकि कंप्लीट ए टू जेड जानकारी यहां पर आपको क्लियर हो जाए कि अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं या प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जा रहे हैं तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी अनिवार्य हो जाती है। नाउ दोस्तों, हम बढ़ते हैं अब साल 2024 की जजमेंट की ओर। सबसे पहले डिस्प्ले पर मैं आपको दिखाकर केस टाइटल क्लियर करूंगा। इसके बाद मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने जजमेंट में क्या निर्धारित किया। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको केस टाइटल यहां पर दिखाई देगा। अब दोस्तों आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको केस टाइटल दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, केस टाइटल है रमेश जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है वर्सेस सब रजिस्ट्रार जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका रिट पिटिशन नंबर देखिएगा 106890 ऑफ 2023 और डेट ऑफ जजमेंट है 4 जनवरी साल 2024। जैसा कि मैंने आपको बताया था बिल्कुल इसी महीने की 2024 की जजमेंट लाया हूं। नाउ प्रेजेंट केस में क्या हुआ दोस्तों, यहां पर एक रमेश नाम का व्यक्ति था जिसकी एक संपत्ति थी। यहां पर क्या हुआ, किसी दूसरे रमेश नाम के व्यक्ति ने उस संपत्ति को अपना बताते हुए प्रॉपर्टी किसी और को आगे एग्रीमेंट टू सेल कर दी। अब जो ओरिजिनल रमेश था जिसकी वो प्रॉपर्टी थी वो तो यहां पर परेशान हो गया। उसने कहा यहां पर तो मेरा नाम गलत इस्तेमाल करते हुए मेरी प्रॉपर्टी किसी दूसरे रमेश नाम के व्यक्ति ने बेच दी, और यहां पर सब रजिस्ट्रार ने प्रॉपर तरीके से इस चीज की छानबीन नहीं की।
अब प्रेजेंट केस में जब मैंने इस चीज के बारे में जानकारी ली तो यहां पर देखा गया कि मेरी प्रॉपर्टी पर यह दिखाया गया है कि यहां पर कुछ अमाउंट बकाया है, यानी कि कुछ अमाउंट पेंडिंग है। और जब मैंने ये जानकारी सब रजिस्ट्रार को दी कि ये मेरी प्रॉपर्टी पर धोखाधड़ी हुई है, तो सब रजिस्ट्रार ने यहां पर एक एक्नॉलेजमेंट दे दी कि नहीं, हम यहां पर जो वो बकाया है वो जब तक नहीं हटाएंगे जब तक वो अमाउंट पे नहीं कर दिया जाएगा। जबकि यहां पर जो रिट पिटिशनर में पिटिशनर था उसका कहना है कि मैंने तो वो प्रॉपर्टी बेची ही नहीं है, किसी दूसरे रमेश नाम के व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट टू सेल कर दिया, यानी कि प्रॉपर्टी मेरी, बेचने वाला कोई और, खरीदने वाला कोई और, जिसकी जानकारी मुझे नहीं, और प्रॉपर्टी मेरी वहां पर फंस चुकी है। अब इस चीज के लिए सब रजिस्ट्रार ने भी वहां पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, क्योंकि यहां पर तो कोई और व्यक्ति धोखाधड़ी करके चला गया। नाउ यहां पर ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने रिट पिटीशन डाली गई है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी। अब अगर आप लोग भी इस प्रकार की धोखाधड़ी से या फ्यूचर में किसी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने कितनी बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्लियर करी है, जो अब आप लोगों को भी ध्यान देनी अनिवार्य है। डिस्प्ले पर मैं दिखाकर समझा दूं, इसके बाद आपको सरल भाषा में क्लियर करूंगा। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा यहां पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो इंस्पेक्टर जनरल होते हैं रजिस्ट्रेशन के, चाहे सब रजिस्ट्रार हो या रजिस्ट्रार, उनको कहा कि जो भी व्यक्ति रजिस्ट्री कराने के लिए आएगा उसके जो आधार कार्ड है उनके थ्रू उनकी ऑथेंटिसिटी, उनका कह सकते हैं हम वेरिफिकेशन किया जाएगा। और यहां पर जो भी व्यक्ति अपने आधार को प्रोड्यूस करेगा रजिस्ट्री अथॉरिटी के सामने, उसके बाद उनके आधार पर एक कोड आना अनिवार्य है। जैसे आपको पता होगा कि आधार कार्ड से जो नंबर मोबाइल अटैच होता है उस पर एक ओटीपी आता है, और उस ओटीपी के जनरेट होने के बाद ही उस इंसान के नाम जो आधार कार्ड प्रेजेंट कर रहा है रजिस्ट्री करानी अनिवार्य हो जाएगी। यहां पर देखिएगा सिंगल जज की जो हमारी बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस सूरज गोविंदराज, उन्होंने आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी बेनिफिट एंड सर्विस एक्ट के तहत बताया कि कोई भी सब जो सर्विस प्रोवाइडर है जो यूआईडीए यानी कि आधार के अंडर रजिस्टर्ड है, उसको यहां पर वेरीफाई कराना होगा। कैसे? ओटीपी जनरेट कराकर अपने फोन नंबर के थ्रू, और जो आधार कार्ड के अंदर फोन नंबर अपडेटेड होगा उसी के तहत ही वहां पर उसकी ऑथेंटिसिकेशन प्राप्त की जाएगी। यानी कि दोस्तों उसी के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा कि क्या जो व्यक्ति प्रॉपर्टी का रियल ओनर है ये उसी की ही प्रॉपर्टी है और क्या उसे ही वो बेचने आ रहा है। अब ऐसी कंडीशन में जिन लोगों को परेशानी हो रही थी काफी लंबे समय से कि हमारी प्रॉपर्टी पर कहीं धोखाधड़ी करके प्रॉपर्टी तो नहीं बेच दी जाएगी, अब जल्द ही यहां पर आधार के थ्रू ओटीपी रिसीव करने के बाद ही रजिस्ट्री का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। और यह चीज यहां पर ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने साफ तरीके से निर्धारित की कि रजिस्ट्री अथॉरिटी को भी इन चीजों को भी यहां पर ध्यान देना अनिवार्य हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। मैंने आज की वीडियो में सारी बेसिक जानकारी आपको क्लियर करी कि एग्रीमेंट टू सेल क्या है, सेल डीड रजिस्टर करवानी क्यों अनिवार्य है, स्टैंप ड्यूटी कितनी होगी, किस प्रोविजन में है, रजिस्ट्रेशन कराना क्यों अनिवार्य होता है। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।